अब हम इस प्रक्रिया का उपयोग एक नमूना मंदबुक को लेकर करेंगे। इससे आसानी हो जाएगी हमको समझने में कि अगर आपके पास मंदबुक है तो उससे उसको लेके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे। तो जो नमूना मंदबुक हम देखेंगे उसमें हम प्रत्येक लेन देन को पहले देखेंगे गौर से, और उस लेन देन को लेके हम ये सोचेंगे कि तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इसका प्रभाव क्या है। और जब प्रभाव किस आइटम पर है ये पता चल जाएगा, उस विशिष्ट आइटम को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे और उससे संतुलन आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जब हम सारे लेन देन को हम इस प्रक्रिया से गुजारेंगे तो हमको तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे हमारे। तो आइए देखते हैं नमूना मंदबुक कैसा है। तो आपको याद होगा पहला सेक्शन है कैश बॉक्स, ऑनलाइन वॉलेट और बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग। ये आपको दिखाई दे रहा है 6 आइटम में, 3 है ओपनिंग वाले और 3 है क्लोजिंग वाले। उसके बाद में सेक्शन है आपका क्रेडिट गिवन एंड अमाउंट रिसीव्ड, इसका मतलब है दी गई उधारी और वसूल किया हुआ पैसा। उसके बाद में क्रेडिट टेकन एंड अमाउंट पेड, इसका मतलब है ली गई उधारी और उसके लिए जो पैसा आपने दिया है उसका विवरण आप 5 से लेके 6A तक देखेंगे। उसके बाद वाला सेक्शन है एडवांसेस गिवन टू सप्लायर, मतलब कच्चा माल के लिए जो सप्लायर को दिया हुआ एडवांस है उसके बदले में जो आया हुआ कच्चा माल है। अगर आपने ग्राहक से कोई एडवांस लिया है और उसके बदले में आपने ग्राहक को जो माल दिया है उसका विवरण ये सेक्शन में आ रहा है यहाँ पर मंथ बुक में। 3500 से लेके 2500 तक यहाँ 6 आइटम है। और फिर आपके P&L के आइटम है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है और अदर इनकम है। ये सब दिखाई दे रहा है आपको 11 से लेके 23 तक। और आखिरी सेक्शन है एसेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ वाला, 24 से लेके 40 तक। कुछ कुछ आइटम में आपके नंबर नहीं है, जैसे ये नमूना मंद बुक में किसी ने किसी जिसी उद्यमी का है उसने कोई बिल्डिंग खरीदी नहीं की है तो यहाँ आपका 0 है। तो कई सारे आइटम आपके 0 है जो नहीं है, और बाकी आइटम में नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रभाव नोट करने से पहले तीनों स्टेटमेंट के जो विभिन्न खंड है जिसके तरफ हम देखेंगे उनके लिए हम एक संक्षिप्त रूप से, लघु रूप से उसका उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या लघु रूप किस तरह से है इनके। जो ओपनिंग कैश फ्लो बैलेंस है आपका, कैश फ्लो को हम उसको ओबी कहेंगे या फिर ओपनिंग बैलेंस लघु रूप में कहेंगे। आपका जो आवर्ती कैश फ्लो है वो आवर्ती इन होगा और आवर्ती आउट होगा। इसका मतलब है कैश इनफ्लो, दैट मींस रिकरिंग इन एंड रिकरिंग आउट। आपका नॉन रिकरिंग कैश फ्लो जो है गैर आवर्ती, वो गए इन और गए आउट होगा, और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्लो बाय होगा। उसी तरह से लघु रूप जो है P&L के वो आपको दिखाई दे रहा है आय होगा, डायरेक्ट कॉस्ट का डा कॉस्ट होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट का इन कॉस्ट होगा, अन्य आय होगा अ आय, अन्य खर्च होगा अ खर्च। बैलेंस शीट में आसान चीजें हैं क्योंकि तीन ही आइटम है, एसेट, लायबिलिटी और नेटवर्थ। ए, ला और नेव, तो ये हमारे तीन लघु रूप है बैलेंस शीट के। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण लेके पहले इसको हम कैसे दर्ज करेंगे। तो आपको याद होगा एक 11 नंबर का लेन देन हमने देखा था, 5,000 रुपया कैश सेल हुआ है। तो इसको हम कैसे दर्ज करेंगे इसका हम उदाहरण पहले लेंगे और फिर सारे लेन देन के पास जाएंगे इसके एक के बाद एक। तो अगर ये 5,000 रुपए का कैश सेल हुआ है, इसका कैश फ्लो पर इम्पैक्ट देखना है तो हम ये सोचेंगे भाई ये 5,000 रुपया आया है या गया है।
5,000 की बिक्री हुए तो आया है। क्या ये चीज बार बार होती है? हाँ बिल्कुल, ये तो कई रोजाना हम बेचते हैं। तो इसका मतलब है ये आपका रेगरिंग आइटम होगा और ये कैश इन होगा। और यहाँ पे आपको टिक मार्क दिखाई दे रहा है आर इन में या आवर्ती इन में। तो इस तरह से हम नोट करेंगे कैश फ्लो का असर। जो भी आइटम पे असर है वहां हम टिक मार्क डालेंगे और नीचे लिखेंगे कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसी तरह से हम पीएनएल का भी इम्पैक्ट देखेंगे। आपको याद होगा पीएनएल में हम 5 चीजों को संक्षिप्त में लिख रहे हैं। आय, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अन्य आय, अन्य खर्च। आप अगर 5,000 रुपए की बिक्री कैश में की है, नकद में की है, तो आपका रेवेन्यू बढ़ गया है। तो यहाँ हमने टिक कर दिया उसको और नीचे लिखा रेवेन्यू विल गो अप बाय 5,000। इसका मतलब है नकद बिक्री के कारण रेवेन्यू में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से हम बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट जो है वो नोट करेंगे। अगर आपने कैश बिक्री की है तो आपके पास कैश आया है, इसका मतलब है कैश एसेट जो है वो 5,000 रुपए से ऊपर गया है। तो इसका मतलब है एसेट पर टिक मार्क हो जाएगा आपका, क्योंकि एसेट पर असर पड़ा है। दूसरा असर होगा इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर होगा नेटवर्थ पे, जो हमने देखा पहले। अगर आपका 5,000 रुपये अंदर आया है, इसका मतलब है रेवेन्यू ऊपर गया है, इसका मतलब है आपका नेट प्रॉफिट ऊपर गया है, इसका मतलब है रिटेन अर्निंग्स ऊपर गया है, इसका मतलब है नेटवर्थ ऊपर गया है। तो नेटवर्थ का भी आपका टिक मार्क आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम हर लेन देन को लेके एक एक करके टिक मार्क करेंगे तीनों स्टेटमेंट्स पे और नीचे नोट करेंगे जो आइटम बढ़ रहा है उसको हम बढ़ाएंगे, जो आइटम घट रहा है उसको हम घटाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला लेन देन से, जो आपका महीने के शुरुआत में कैश बॉक्स का ओपनिंग बैलेंस है। तो अगर आप पहले बार, मतलब अभी तक आपके कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने नहीं है, तो इसका मतलब है जो ओपनिंग बैलेंस है आपका, आपके पास कैश अवेलेबल है इसका। तो कहाँ से आया है कैसा? तो कैश तो आया अंदर। तो इसका मतलब है आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश फ्लो में आपको दिखाना पड़ेगा एज ओपनिंग बैलेंस। तो ये टिक हो गया और आपका ओपनिंग बैलेंस का जो आइटम है कैश फ्लो का, उसमें 1,000 आपको जोड़ने हैं। वो आपका 1,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। पीएनएल पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये कोई लेन देन है ही नहीं, ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है। पर ये ओपनिंग बैलेंस के जरिए बैलेंस शीट पर जरूर असर पड़ा है। तो बैलेंस शीट पे दो असर है। एक तो कैश एसेट आपका ऊपर चला जाएगा 1,000 से, और संतुलन बनाने के लिए नेटवर्थ भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपके रिटेन अर्निंग्स ऊपर गए। तो लॉजिक ये है कि अगर ओपनिंग बैलेंस 1,000 है आपका कैश फ्लो का, तो आप पूछ रहे हो खुद से कि भाई ये पैसा आया कहाँ से? अभी तक तो हमारे पास बैलेंस शीट बना ही नहीं, हमने पहले बार बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट बोलेगी कि भाई अगर आप पिछली बैलेंस शीट आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो अगर 1,000 रुपये आपका बैलेंस ओपनिंग है, तो वो जरूर पिछले महीने का प्रॉफिट से आया है। तो अगर पिछले महीने का प्रॉफिट अगर है तो वो रिटर्न अर्निंग्स बढ़ जाएगा 1,000 से। रिटर्न अर्निंग बढ़ गया 1,000 से तो नेटवर्थ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए नेटवर्थ पर टिक हो गया ये। और नेटवर्थ को हम 1,000 से बढ़ाएंगे और फिर से आपका संतुलन बन जाएगा बैलेंस शीट का। दूसरा आइटम है 1A, जो ऑनलाइन बैलेंस आपका है, वो बिल्कुल कैश के बैलेंस जैसा ही है, आपको निभाना है उसको। इसका मतलब है आपका 600 रुपया अगर ओपनिंग बैलेंस है ऑनलाइन वॉलेट का, तो कैश फ्लो का ओपनिंग बैलेंस में आपको 600 रुपया जोड़ना है, जो भी आपका पहले का बैलेंस है ओपनिंग। आपको याद होगा पहले का ओपनिंग बैलेंस 1,000 है, 1,000 में आपको 600 जोड़ने हैं। तो अभी नया वैल्यू आपका आ जाएगा 1,600। इस बैलेंस का कोई पीएनएल पर इम्पैक्ट नहीं क्योंकि ये लेन देन है नहीं, और बैलेंस शीट पर असर बिल्कुल उसी तरह का है जो हमने कैश ओपनिंग बैलेंस का देखा था।
आपका कैश एसेट ऊपर जाएगा 600 से और नेटवर्थ भी ऊपर जाएगा 600 से, क्योंकि आपका रिटेन अर्निंग्स बढ़ गया है। तीसरा आइटम है उसी सेक्शन में, बिजनेस बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। उसका असर भी कैश फ्लो ओपनिंग बैलेंस पर वही रहेगा जो पहले दो नंबर में हमने देखा है। आपका बैंक बैलेंस 10,000 है तो ओपनिंग बैलेंस कैश फ्लो का 10,000 से बढ़ जाएगा। पीएनएल पर भी कोई असर नहीं है फिर भी, क्योंकि ये कोई लेन देन है नहीं, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस शीट पर भी असर उसी तरह होगा जो पहले दो नंबर का हमने देखा है। कैश एसेट आपका ऊपर जाएगा 10,000 से और नेटवर्थ भी ऊपर जाएगा 10,000 से, क्योंकि आपका रिटेन अर्निंग्स बढ़ गया है। अब आगे के लेन देन जो है वो क्लोजिंग बैलेंस के हैं, और आप ये थोड़ा देख के अचंभित हो जाएंगे क्योंकि भाई यहाँ एक भी टिक मार्क नहीं है, और आपका अचंभा बिल्कुल सही है। पर उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस हम भले ही यहाँ से लेंगे पर दिखाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस को हमको निकालना है, और वो निकालने के बाद ही हम दिखा पाएंगे उसको। तो सारे लेन देन जो है अभी हमको देखने हैं, उसके बाद में हमको पता चलेगा कि कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और तभी हम उसको डालेंगे, उसके पहले नहीं डालेंगे। इसीलिए आप यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस है, और इसको हमको कैलकुलेट करना है और फिर कंपेयर करना है कि भाई मंथ बुक में ये लिखा है और कैलकुलेटेड वैल्यू भी 12,700 है, तो ठीक है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आपका 12,700 नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए ये नंबर को नोट करना जरूरी है, पर इसको हम कैश फ्लो में या पीएनएल में या बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। और इसी लॉजिक के जरिए हम आगे के जो दो नंबर है आपके क्लोजिंग बैलेंस के, ऑनलाइन वॉलेट का और बैंक अकाउंट का, इसको भी हम नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम इसको आगे ले जाएंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे कि इसका और इसका मेल जोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आगे चलते हैं। 3 नंबर का आपका ट्रांजैक्शन है सेल डन ऑन क्रेडिट। 40,000 रुपए की आपकी क्रेडिट पर बिक्री हुई है। अब आपको याद होगा अगर बिक्री क्रेडिट पर हुई है तो कैश तो आया नहीं है, इसका मतलब है कैश फ्लो पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, पर पीएनएल पर जरूर पड़ेगा असर। आपका रेवेन्यू 40,000 से बढ़ जाना चाहिए। बैलेंस शीट पर असर देखते हैं। अगर आपकी बिक्री हुई है और ये कैश द्वारा है तो कैश आ जाएगा, पर ये कैश से नहीं हुई बिक्री, ये क्रेडिट से बिक्री हुई है। तो अगर क्रेडिट पर बिक्री की है आपने तो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ जाएगा 40,000 से। पर बिक्री हुई इसका मतलब है रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया इसका मतलब है नेट प्रॉफिट बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया इसका मतलब है रिटेन अर्निंग्स बढ़ गया, रिटेन अर्निंग्स बढ़ गया इसका मतलब है नेटवर्थ बढ़ गया। तो संतुलन बना रहेगा, इसीलिए टिक मार्क आपको नेटवर्थ पे किया है और नेटवर्थ आपका 40,000 से बढ़ जाएगा। आगे वाला लेन देन है, कोई कर्जी व्यक्ति है उससे आपने 35,000 आपको मिले हैं। तो ये जो है वो आपने कलेक्ट किया है कैश, और आपको ये पूछना है कि भाई ये रोजमर्रा की चीज है। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप क्रेडिट पर बेच रहे हो तो आप कलेक्शन भी करेंगे रोजाना। तो इसका मतलब है आपका आर इन, आवर्ती इन, टिक मार्क हो गया, और ये 35,000 से बढ़ जाएगा आपका। इस पर कोई पीएनएल पर कोई असर नहीं है क्योंकि आप ये कलेक्शन कर रहे हो सिर्फ। इसका मतलब है इसका रेवेन्यू पर असर ऑलरेडी हो चुका है, तो आप फिर से दोहराएंगे नहीं उसको, एक बार किया है आपने, दिखा दिया है। बैलेंस शीट पर असर है, बिल्कुल है, क्योंकि आप कैश कलेक्शन कर रहे हो, इसका मतलब है कैश एसेट आपका ऊपर गया 35,000 से। पर आपको दिखाई दे रहा है कि लायबिलिटी पर कोई असर नहीं है और नेटवर्थ भी
कोई असर नहीं। इसका मतलब है एक और एसेट में बदलाव आना जरूरी है, नहीं तो संतुलन बना नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल आपका जो है वो नीचे जाएगा 35,000 से, और कैश ऊपर जाएगा 35,000 से, और संतुलन बन जाएगा। अगर 5,000 आपका ऑनलाइन वॉलेट से आता है, उसी तरह से लॉजिक है, आपका आर इन बढ़ जाएगा 5,000 से, और पीएनएल पे कोई असर नहीं है इसका, क्योंकि आप एक बार रिकॉर्ड कर चुके हो, क्योंकि ये रेवेन्यू में ऑलरेडी आ चुका है। अगर 5,000 रुपया अंदर आ गया आपका बिजनेस में ऑनलाइन में, तो कैश एसेट आपका ऊपर जाएगा 5,000, और अकाउंट्स रिसीवेबल नीचे जाएगा 5,000 से, फिर से बैलेंस संतुलन हो जाएगा। आपने अगर 6,000 रुपया क्रेडिट देके परचेस किया है रॉ मटेरियल का, तो कैश फ्लो पर कोई असर नहीं है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं। पर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा पीएनएल में, क्योंकि आपने पैसा भले ही ना दिया हो, पर देने वाले हो आप, तो आपका कॉस्ट बढ़ गया 6,000 से। अब आपको याद होगा लायबिलिटीज है, एक नाम है उनका अकाउंट्स पेएबल। तो अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी आपकी ऊपर जाएगी 6,000 से, पर आपका नेटवर्थ कम हो जाएगा 6,000 से, क्योंकि ये कॉस्ट है। तो पीएनएल में आपका अगर कॉस्ट बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट आपका घट जाएगा, नेट प्रॉफिट घट गया तो नेटवर्थ घट जाएगा 6,000 से, और फिर से आपका बैलेंस हो गया, आपका संतुलन बन गया। 5,000 रुपये आपको आपने क्रेडिटर मतलब जो सप्लायर है उसको आपने दिया पैसा। अगर आपने पैसा दिया है तो कैश फ्लो जरूर आएगा असर उसका, और ये आएगा आर आउट। आर आउट इसीलिए क्योंकि ये बार बार होगा। बिजनेस में अक्सर आप कच्चा माल उधारी पर लेंगे, और कुछ दिन के बाद आप पैसा देंगे उसका, तो इसीलिए आपको आर आउट में दिखाना है, और 5,000 से वृद्धि करनी है उसमें। पीएनएल पे कोई असर नहीं है, क्योंकि इससे जो माल आपने लिया है उसी दिन आपने उसका कॉस्ट दिखा दिया होगा, तो फिर से नहीं दिखाएंगे आप। आपने सिर्फ अभी पेमेंट किया है, और उसका कॉस्ट तो आपने पहले दिखा दिया है पीएनएल में। बैलेंस शीट पर असर जरूर है, आपका कैश एसेट नीचे जाएगा 5,000 से, क्योंकि आपका पैसा निकल गया बिजनेस से। पर एक और चीज बदलेगी बैलेंस शीट में, आपका अकाउंट्स पेएबल जो है लायबिलिटी वो कम हो जाएगा। तो आपका एसेट भी घट गया और लायबिलिटी भी घट गया, तो अपने आप संतुलन बन गया। अगर आपने जो सप्लायर को पैसा दिया है वो ऑनलाइन के जरिए दिया, मान लो 300 रुपया, तो जैसे कैश में हुआ था उसी तरह से आपका आर आउट पे टिक मार्क हो जाएगा, और आर आउट का बैलेंस जो है आपका 300 से बढ़ जाएगा। पीएनएल पर कोई असर नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट पहले आप ले चुके हो, अभी सिर्फ पेमेंट हो रहा है उसके बारे में। बैलेंस शीट पे आपका एसेट कैश एसेट नीचे जाएगा, और अकाउंट्स पेबल भी नीचे जाएगा, जैसे पहले वाला देखा है उसी तरह से होगा। बैलेंस आपका संतुलन बना रहेगा। अगर आपने कच्चे माल सप्लायर को एडवांस दिया है, तो ये थोड़ा हटके ट्रांजैक्शन है, ये अक्सर होगा नहीं आपके बिजनेस में, पर कुछ कुछ बिजनेस में ये हो सकता है। पर जिन बिजनेस में ये होगा, ये अक्सर बार बार होने वाली चीज है, इसीलिए हमने इसको आर आउट में डाला है। पर अगर हो सकता है आपके बिजनेस में ये कभी कभार होने वाली चीज है, तो आपको फिर एन आर आउट में डालना है, इसको गैर आवर्ती में डालना होगा। पर अगर ये आप आपके बिजनेस में ये बारंबार होने वाली चीज है, तो आपको आर आउट में डालना पड़ेगा, तो आर आउट का बैलेंस आपका 3,500 से बढ़ जाएगा। पीएनएल पे कोई असर नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट अभी तक नहीं है, ये एडवांस दिया है आपने इसके बारे में, इसके इसके बदले आपको माल आया नहीं है अभी तक, तो ये आपका कॉस्ट नहीं हुआ अभी तक। बैलेंस शीट पे क्या असर है आपका? दो असर है, एक तो कैश नीचे जाएगा आपका 3,500 से, और दूसरा एसेट है
एडवांसेस गिवन वो ऊपर जाएगा 3,500 से। एक एसेट नीचे हुआ, एक एसेट ऊपर गया, बैलेंस आपका बन गया, फिर से संतुलन फिर से बन गया। अगला आइटम है एडवांस गिवन टू द सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल थ्रू ऑनलाइन वॉलेट। इसका मतलब है आप कच्चे माल के सप्लायर को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ऑनलाइन जरिए। तो जैसे हमने पहले देखा उसी तरह से आर आउट आएगा, क्योंकि ये बार बार होने वाली चीज है। जिस बिजनेस में एडवांस देना ये रेगुलरली होता है, अगर ये कभी कभार हो रहा है तो आपको, जैसे पहले मैंने कहा, आप एनआर आउट में दिखाएंगे आपको। पर ये बार बार होने वाली चीज अगर है तो आप आर आउट में दिखाएंगे, उसका बैलेंस 2000 से बढ़ गया। पीएनएल पे कोई असर नहीं है क्योंकि ये एडवांस दिया है आपने, अभी तक इसका माल मिला नहीं है तो कॉस्ट नहीं है अभी तक ये। और पहले जैसे देखा उसी तरह से बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट है। एडवांसेस गिवन आपका ऊपर जाएगा 2000 से और कैश नीचे जाएगा 2000 से, तो संतुलन बना रहेगा। अब आपको 5,500 रुपए का सप्लायर से माल आया है, जिसके बारे में आपने पैसा ऑलरेडी, जिसके लिए आप पैसा ऑलरेडी दे चुके हो। तो सिन ये इसका कोई कैश ट्रांजैक्शन अभी नहीं है, सिर्फ आपको माल आया है अंदर, तो कैश फ्लो पर इसका कोई असर नहीं है। पर पीएनएल पे असर जरूर है, क्योंकि अभी ये कॉस्ट बन गया, क्योंकि आपके पास अभी सामग्री इसकी आई है। तो इसीलिए आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रत्यक्ष लागत है, ये आप 5,500 से बढ़ा देंगे। अब आपको याद होगा कि ये माल किस लिए आया है, फुकट में नहीं आया, इसके लिए आपने एडवांस दिया है पहले। तो एडवांसेस गिवन जो आपका एसेट है वो आप 5,500 से कम करेंगे, पर बैलेंस या संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आपको एक और चीज देखनी है कि अगर आपका माल अंदर आया है बिजनेस के, तो आपका कॉस्ट बढ़ गया। अगर कॉस्ट बढ़ गया है तो नेट प्रॉफिट आपका कम हो गया। नेट प्रॉफिट कम हो गया, रिटेन अर्निंग्स कम हो गया। रिटेन अर्निंग्स कम हो गया, आपका नेटवर्थ कम हो गया। तो नेटवर्थ आपको नीचे करना है 5,500 से, और संतुलन फिर से बन गया आपका। आगे वाला आइटम है, ये भी एडवांस का है, पर ये कस्टमर से आप एडवांस ले रहे हो। और अगर आपके बिजनेस में ये बारंबार होने वाली चीज है तो आपको आवर्ती इन में इसको डालना है। अगर कभी कभार हो रहा है तो आप इसको यहाँ आवर्ती गैर आवर्ती में टिक करेंगे, पर हमारे एग्जाम्पल में हमने आवर्ती इन में किया है। इसको आप आवर्ती इन का बैलेंस 1,500 से बढ़ा देंगे। ये एडवांस आपने लिया है, माल अभी तक दिया नहीं है, तो पीएनएल पे कोई असर नहीं है, आपका रेवेन्यू नहीं आया अभी तक, इसका मतलब है सिर्फ एडवांस आया है। बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा एडवांसेस रिसीव्ड, जो लाइबिलिटीज है वो आपकी जाएगी 1500 से ऊपर, पर आपका कैश एसेट भी 1500 से ऊपर जाएगा। और एक एसेट ऊपर गया, एक लाइबिलिटीज भी ऊपर गया, संतुलन बना रहेगा बैलेंस शीट का। अगर आपने ऑनलाइन के जरिए कुछ एडवांस लिया है, 1,000 मान लो, तो जैसे पहले देखा उसी तरह से इम्पैक्ट है आपका कैश फ्लो पर। आर इन बढ़ जाएगा 1,000 से, आपका एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी 1,000 से बढ़ जाएगा, और कैश एसेट भी 1,000 से बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट का संतुलन फिर से बना रहेगा। अगर आपने 2500 के जो माल है आपका, आपने कस्टमर को दिया है, पर ये किस लिए, फ्री फ्री में नहीं दिया है, इसका एडवांस आप ले चुके हो, तो इसका कोई कैश फ्लो पर असर नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ माल दे रहे हो, कोई कैश का ट्रांजैक्शन अभी नहीं है। पर पीएनएल पर इम्पैक्ट जरूर है, क्योंकि आपने माल अभी दिया है, इसका मतलब है आपकी आय बढ़ गई है, आपकी रेवेन्यू बढ़ गई है। तो रेवेन्यू विल गो अप बाय 2,500, इसका मतलब है रेवेन्यू 2500 से ऊपर जाएगा। एडवांस रिसीट जो लायबिलिटी आपकी थी बैलेंस शीट पे, वो कम हो जाएगी अभी, क्योंकि आपने माल चुका दिया है उसका। और नेटवर्थ आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका रिटेन अर्निंग्स ऊपर हो गया, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ गया।
तो फिर से आपका संतुलन बैलेंस शीट का जो है वो बना रहेगा। आगे वाला आइटम जो हम एक बार देख चुके हैं, कैश फ्लो में इसका असर है कैश सेल का 15,000। तो आर इन आपका ऊपर चला जाएगा 15,000 से, क्योंकि ये रेकरिंग है, बार बार होने वाली चीज है। रेवेन्यू आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये कैश सेल है, तो 15,000 से आपका रेवेन्यू बढ़ गया। कैश एसेट आपका ऊपर चला जाएगा 15,000 से, क्योंकि कैश अंदर आया है। और नेटवर्थ भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपका रिटेन अर्निंग्स बढ़ गया 15,000 से। तो फिर से आपका बैलेंस शीट का संतुलन बना रहेगा। अगर आपने कोई सेल किया है ऑनलाइन पेमेंट द्वारा, तो उसी तरह से असर होगा जैसे कैश के जरिए हुआ होगा। आपका आर इन बढ़ जाएगा 1,000 से, रिकरिंग कैश इन बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा 1,000 से, आपका कैश अंदर आ जाएगा 1,000 से, तो कैश एसेट आपका 1,000 से बढ़ गया और नेटवर्थ भी बढ़ गया क्योंकि आपका रिटेन अर्निंग्स भी 1,000 से बढ़ जाएगा। आपने अगर रॉ मटेरियल का कैश परचेस किया है 6,000 से, तो आपका आर आउट बढ़ जाएगा क्योंकि ये रोजमर्रा की चीज है। रिकरिंग कैश फ्लो आपका 6,000 से बढ़ जाएगा, कैश आउटफ्लो। डायरेक्ट कॉस्ट पर असर है इसका क्योंकि आप कच्चा माल खरीद रहे हो, तो डायरेक्ट कॉस्ट आपका 6,000 से बढ़ गया। बैलेंस शीट पर असर सिंपल है, एक बार आप देख चुके हो ये। आपका कैश एसेट 6,000 से कम हो जाएगा और आपका रिटेन अर्निंग्स कम हो गया 6,000 से, क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ गया पीएनएल में। तो बैलेंस शीट का संतुलन बना गया। अगर आपने रॉ मटेरियल ऑनलाइन पेमेंट द्वारा किया है तो 1,500 से, तो उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने कैश पेमेंट करके लिया था। आपका आर आउट बढ़ गया, रिकरिंग कैश आउट विल गो अप बाय 1,500। आपका डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उससे, तो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा 1,500 से। अगर डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गया तो पीएनएल पर असर, आपका नेट प्रॉफिट घट जाएगा, नेट प्रॉफिट घट गया, नेटवर्थ घट जाएगा, कैश एसेट घट गया 1,500 से, फिर से संतुलन बन गया बैलेंस शीट का। आगे वाला आइटम है 5,000 रुपया सैलरी का पेमेंट, मतलब वेतन दिया गया है। तो वेतन हर महीने जाएगा, तो आर आउट आपका बढ़ गया 5,000 से। वेतन डायरेक्ट कॉस्ट है, तो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गया 5,000 से। बैलेंस शीट पे असर दो है, एक तो आपका कैश एसेट नीचे जाएगा 5,000 से, और नेटवर्थ भी 5,000 से नीचे जाएगा क्योंकि रिटर्न अर्निंग्स आपका कम हो गया है, और बैलेंस आपका बना रहेगा बैलेंस शीट का। उसी तरह से आगे के 3-4 आइटम है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी वही असर है, आपका आर आउट बढ़ जाएगा 500 से, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा 500 से, एसेट कम हो जाएगा 500 से, और नेटवर्थ भी कम हो जाएगा 500 से। उसी तरह से जो कर्मचारियों का वेतन आपने दिया है 3,000, उसका भी असर उसी तरह से, बिल्कुल वही असर है। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली, ईंधन वगैरह, इसका कॉस्ट का भी असर वही होगा कैश आउटफ्लो पर। जो आवर्ती आउट ऊपर हो जाएगा 800 से, पीएनएल में डायरेक्ट कॉस्ट आपका बढ़ गया 800 से, एसेट कम हो गया 800 से, कैश, और आपका नेटवर्थ भी कम हो गया 800 से। रेंट का थोड़ा हटके होगा, तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा गौर से। रेंट के दो आइटम होते हैं, एक आपने जो रेंट पेड किया है, किराया चुकाया है, उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है मंथ बुक में, पर यहाँ पर 19A में आपको लिखना है ये कितने महीने का है। अब कभी कभार हो जाता है ऐसे, कोई कुछ कुछ बिजनेस में जो एडवांस में आप रेंट दे रहे हो 4 महीने का, 3 महीने का, 12 महीने का। अगर जो भी है, आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब है उसी महीने का रेंट दिया, आपने दिया है, किराया दिया है, कोई एडवांस में नहीं दिया है। तो अगर हमारे उदाहरण में 3,000 आपने दिया है, 1 महीने का है, तो इसका असर बिल्कुल सिंपल है, आपका कैश फ्लो पर असर है आर आउट 3,000 से ऊपर जाएगा। पीएनएल में आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, पर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है,
क्योंकि ये रेंट है, ये आपको इससे प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा 3000 से। आपका एसेट कम होगा 3000 से, कैश एसेट, और नेटवर्थ भी कम हो गया 3000 से, क्योंकि आपका रिटेन अर्निंग्स नीचे गया है। पर मान लो अगर ये आपने नंबर है 6000 और ये 2 है, तो आपको अब थोड़ा हटके करना है। अगर 6000 यहाँ पे है आपका, तो आपका आर आउट क्या होगा, 6000 से आगे ऊपर चला जाएगा। पीएनएल पे असर आपका महीने का सिर्फ 3000 का ही होगा, क्योंकि आप महीने का पीएनएल बना रहे हो। तो 3000 आपका डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। तो बाकी 3000 का क्या होगा? तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट पर असर क्या होगा इसका। आपका कैश एसेट जो है वो 6000 से नीचे जाएगा, क्योंकि आपने 6000 दिया है। पर आप एक और गलत गलत नहीं, आप गलत अंदाज से देख रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप 6000 का कैश भले ही आपका गया है, पर पीएनएल पे असर तो सिर्फ 3000 का हुआ है। इसका मतलब है एक और चीज होगा यहाँ पर। एक और एसेट जो है, जो एडवांसेस गिवन है, वो 3000 से ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है दो एसेट आपके ऊपर जाएंगे, सॉरी नीचे जाएंगे। एक कैश एसेट आपका 6000 से नीचे जाएगा, और आप दूसरा जो एसेट है वो एडवांसेस गिवन, वो 3000 से ऊपर जाएगा। इससे क्या होगा, एक एसेट नीचे गया है 6000, दूसरा एसेट 3000 से ऊपर गया है। नेट नेट क्या होगा, 6000 माइनस 3000। इसका मतलब है एसेट आपका 3000 से नीचे आएगा, और नेटवर्थ आपको याद होगा 3000 से नीचे आ रहा है, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स आपका 3000 से कम हो गया। तो फिर से आपका संतुलन बना रहेगा। तो इसीलिए किराए का जो आपके लेन देन है उसको थोड़ा हटके और संभाल के करना है आपको, क्योंकि ये सिर्फ ये नंबर को नहीं देखना है आपको, आपको ये दूसरा नंबर है उसको भी देखना है। 20वां आइटम है रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट, मरम्मत और रखरखाव का खर्च। ये सिंपल है आपका। ये अगर बार बार हो रहा है तो आप आर आउट में डालेंगे, पर अक्सर मरम्मत और रखरखाव कभी कभार होता है, इसीलिए हम एन आर आउट में इसको, या गैर आवर्ती आउट में डालेंगे। 1000 से बढ़ जाएगा। ये आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो 1000 से बढ़ गया, एसेट कम हो गया 1000 से कैश, और नेटवर्थ भी कम हो गया 1000 से। तो संतुलन बना है। अदर कॉस्ट है 400। ये आपका आर आउट हो गया अगर ये बार बार हो रहा है तो। हो सकता है आपके बिजनेस में अदर कॉस्ट जो है वो कभी कभार होता है, तो शायद आप इसको एन आर आउट में डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे। हमारे एग्जाम्पल में हमने आर आउट में डाला है। पीएनएल पे असर सिंपल है, आपका अदर कॉस्ट बढ़ गया 400 से, आपका एसेट घट गया, कैश एसेट घट गया 400 से, और नेटवर्थ भी घट गया 400 से, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स आपका 400 से घटने वाला है। अगर आपने इंटरेस्ट चुकाया है, तो आप, अगर ये बार बार इंटरेस्ट दे रहे हो, हर महीने दे रहे हो, तो आपका आर आउट में वृद्धि आ जाएगी 900 से। अगर कभी कभार इंटरेस्ट दे रहे हो, साल में एक ही बार दे रहे हो, तो आपका एनआर आउट में जाएगा। पीएनएल पर असर है इनडायरेक्ट कॉस्ट पर। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका 900 से ऊपर गया, कैश एसेट आपका नीचे आया 900 से, और नेटवर्थ भी नीचे आया 900 से। तो आपका बैलेंस शीट का संतुलन बना रहा। आगे की लेन देन है 600 रुपए का अदर इनकम। तो कैश इन पर असर पड़ेगा अगर ये रेगुलर एक्टिविटी है, इसका मतलब है रोजमर्रा की एक्टिविटी है। हो सकता है आपको कुछ भंगार बेच के पैसा मिला है। अगर हर महीने में आप भंगार बेच के पैसा कमा रहे हो, तो शायद आर इन में डालेंगे। अगर ये कभी कभार हो रहा है, साल में 2-3 बार, तो इसको आप एनआर इन में डालेंगे। पीएनएल पर असर सिंपल है, आपकी अन्य आय में वृद्धि हो रही है 600 की। बैलेंस शीट पर असर दो है, एसेट आपका 600 से ऊपर गया, नेटवर्थ भी 600 से ऊपर गया, क्योंकि रिटर्न अर्निंग्स आपका ऊपर गया 600 से। अगर आपने लोन अमाउंट चुकाया है तो 5000 से, तो आपका
एनआर आउट, गैर आवर्ती आउट 5,000 से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अक्सर नहीं होता है, हर महीने आप लोन नहीं चुकाएंगे, कभी कभार चुकाएंगे, साल में शायद एक बार चुकाएंगे लोन, या 2 बार 3 बार जो भी है। पीएनएल पर कोई असर नहीं, क्योंकि आप सिर्फ लोन चुका रहे हो, ये ना ही रेवेन्यू है ना ही कॉस्ट है। बैलेंस शीट पर असर दो है, कैश आपका नीचे जाएगा 5,000 से, और लाइबिलिटीज भी आप चुका रहे हो, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन जो लाइबिलिटी है आपकी, वो 5,000 से घटेगी, तो एसेट भी घटेगा, लाइबिलिटी भी घटेगी, नेटवर्थ में बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर आपने लोन लिया है उस महीने, तो आप एनआर इन में दिखाएंगे, अगर आप लोन बार बार ले रहे हो। पर अक्सर ऐसे नहीं होता है, लोन कभी कभार आप लेते हो, तो फिर आप इसको गैर आवर्ती जैसे हमने दिखाया है, क्योंकि हर महीने तो लोन नहीं लेंगे, आप साल में एक बार लेंगे, तो इसको आर इन में नहीं दिखाना है, एनआर इन में दिखाना है, क्योंकि कभी कभार होता है ये चीजें। पीएनएल पर कोई असर नहीं, क्योंकि ये ना ही रेवेन्यू है ना ही कॉस्ट है। बैलेंस शीट पर दो असर है, आपके एसेट, कैश एसेट ऊपर चले गए 10,000 से, क्योंकि कैश अंदर आया है, पर आपका लायबिलिटी भी बढ़ गया है, क्योंकि आपने 10,000 लोन लिया है, तो एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया, नेटवर्थ में बदलाव की जरूरत नहीं है, संतुलन अपने आप बन गया। अगर उद्यमी ने 8,000 रुपया डाला है बिजनेस में इक्विटी के जरिए, तो इसको हम फिर से गैर इन में दिखाएंगे, क्योंकि ये बार बार नहीं होगा, कभी कभार होगा, तो आप कैश इन पर नॉन रिकरिंग। पीएनएल पे असर नहीं, क्योंकि ये ना ही रेवेन्यू है ना ही ये कॉस्ट है। बैलेंस शीट पर असर है, कैश एसेट आपका 8,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा अंदर आया है, और नेटवर्थ बढ़ जाएगा इस बार। पर नेटवर्थ कैसे बढ़ेगा? रिटर्न अर्निंग्स द्वारा नहीं, इक्विटी द्वारा बढ़ेगा ये, क्योंकि ओनर्स इक्विटी 8,000 से बढ़ गया आपका, तो नेटवर्थ बढ़ गया 8,000 से, एसेट बढ़ गया 8,000 से, बैलेंस शीट का संतुलन फिर से बन गया। आगे के 3-4 आइटम है आपके, जो आपने एसेट खरीदे हैं, तो बिल्कुल उसका एक ही तरह से बदलाव आएगा तीनों बैलेंस शीट, कैश फ्लो और पीएनएल पर। अगर 4,000 का आपने मशीन लिया है, तो आपका एनआर आउट 4,000 से बढ़ जाएगा। आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गया, हाँ और नहीं भी, ये आपको थोड़ा सोचना है। ये हमने इसीलिए आपको यहाँ दर्शाया है कि भले ही आज उसका कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये एसेट है, पर साल के अंत में क्या होगा? साल के अंत में आपको डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए आपको ये याद रहना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ टिक मार्क डाला है, और यहाँ लिखा भी है कि अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर साल के आखिर में इसका इम्पैक्ट आपको दिखाना है। तो इसीलिए आपको ये याद दिलाने के लिए हमने टिक मार्क डाला है यहाँ पर यहाँ पर लिखा भी है कि अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये महीने के पीएनएल में कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर साल का जब पीएनएल बनाएंगे आप, तो आपको याद रखना है कि आपको मूल्यह्रास की राशि बढ़ानी है। एसेट आपका नीचे गया 4,000 से, क्योंकि आपका कैश निकल गया, पर आपकी मशीनरी भी आ गई है, तो इसका मतलब है आपका जो मशीन का एसेट है वो 4,000 से ऊपर जाएगा, और संतुलन बना रहेगा। उसी तरह फर्नीचर का भी है, 1,000 का फर्नीचर लिया है, आपका एनआर आउट बढ़ गया 1,000 से, सॉरी। आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी टिक मार्क इसीलिए, फिर से डिप्रिसिएशन की याद दिलाने के लिए आपको, ये महीने में कोई असर नहीं है, पर साल के आखिर में असर आपको दिखाना जरूरी है पीएनएल में। और जब पीएनएल में असर दिखाएंगे साल के आखिर में, तब अपने आप बैलेंस शीट पर भी असर उसका आ जाएगा नेटवर्थ के जरिए। और तब आपको एक और याद दिलाना चाहूंगा मैं, कि जब साल के आखिर में आप डिप्रिसिएशन दिखाएंगे पीएनएल में, साल के आखिर में आपको बैलेंस शीट पर भी उस एसेट का वैल्यू कम करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस बनेगा नहीं। तो आगे दो जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है, ये कंप्यूटर परचेस किया है, उसी तरह से इम्पैक्ट आपको दिखाएगा देगा कैश फ्लो पर, पीएनएल पर और बैलेंस शीट पर।
आगे का ट्रांजैक्शन है, आप बैंक में उद्यमी ने 20,000 रुपया डिपॉजिट किया है। आप देखेंगे कि कैश फ्लो पर असर नहीं है। भले ही कैश डिपॉजिट किया है, पर कैश कहां से आ रहा है? ये तो बिजनेस का ही कैश है। तो ना ही बिजनेस में कैश बाहर से अंदर आया है, ना ही बिजनेस से बाहर गया है। ये सिर्फ कैश बॉक्स से लेके बैंक अकाउंट में गया है। तो इसीलिए कैश फ्लो पर बिल्कुल असर नहीं होगा। पीएनएल पर भी असर नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, ये सिर्फ आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो जो आपकी ही कैश है, बिजनेस की ही कैश है। पर एसेट में थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि कैश एसेट आपका नीचे जाएगा 20,000 से, और बिजनेस का बैंक अकाउंट एसेट ऊपर जाएगा 20,000 से। तो एक एसेट नीचे गया, दूसरा एसेट ऊपर आया, अपने आप संतुलन बन गया। तो ये सब अगर आपने लेन देन को ठीक से किया है अभी तक, तो अपने आप आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। अपने आप आपका ओपनिंग बैलेंस याद होगा 11,200। उसके बाद में आपने अगर टोटल कैश इनफ्लो का सारे आइटम का इम्पैक्ट आपने अगर ठीक से किया है, तो आपका कुल नकद इनफ्लो आ जाएगा 54,600। उसी तरह से कुल नकद आउटफ्लो आ जाएगा 31,900। और इसमें से 24,600 से इसको आप घटाएंगे तो आपको नेट आवर्ती कैश फ्लो आ जाएगा 22,700 का। उसके बाद में आपके नॉन रिकरिंग या गैर आवर्ती नंबर भी यहाँ पर दिखाई देंगे, और नेट गैर आवर्ती आपका है 5,000 विथ अ माइनस साइन। तो ये अगर आप 22,700 से घटाएंगे तो आपको नेट कैश फ्लो या का बदलाव आएगा 17,700 से। उसको आप अगर जोड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस के साथ, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो अपने आप ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया, क्योंकि आपने जो पिछले कई स्लाइड्स में हमने देखा है, आपने कुछ बार नकदी इनफ्लो में चेंज किया है, कुछ बार नकद आउटफ्लो में चेंज किया है, आवर्ती में चेंज किया, कभी गैर आवर्ती में। ये सब चेंज होने के बाद अपने आप ये नंबर आपके आ जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उसी तरह आपका ये पीएनएल दिखाई दे रहा है। सारे आपके जो रेवेन्यू आइटम आपने जो चेंज किए थे मंथ बुक से लेके बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो में, ये पीएनएल पर असर असर जो आपने किया था उसका आपको स्नैपशॉट या फोटो दिख रहा है अभी यहाँ पे। तो आपके रेवेन्यू है, टोटल कैश सेल है आपके 17,500, ऑनलाइन रेवेन्यू है 1,000, और आपके क्रेडिट सेल्स है 40,000। तो टोटल आपके रेवेन्यू आ गए 58,500। ये रहे आपके सारे डायरेक्ट कॉस्ट जो आपने एनालाइज करके आपने डाले हैं पिछले स्लाइडों में, और आपके टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ गए 28,300। अगर आप 58,500 से इसको डायरेक्ट कॉस्ट को निकालेंगे तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया 30,200। उसके बाद में आपके रेंट है, रिपेयर है, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिनका टोटल है 4,900। अगर ये आप निकालेंगे तो उसको उसके साथ अदर इनकम 600 का जोड़िएगा, अदर कॉस्ट 400 का निकालिएगा, तो आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा 25,500। और ये रहा बैलेंस शीट आपका। तो बैलेंस शीट दर्शा रहा है आपके करंट एसेट जो है टोटल वो 33,800 है। आपके फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट है 17,000 के। तो दोनों जोड़ के आपके टोटल एसेट आ गए 50,800 के। आपकी लाइबिलिटीज है, टोटल करंट लाइबिलिटीज है 700 की, और आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है 5,000। तो इसका मतलब हुआ टोटल लाइबिलिटीज आपकी है 5,700। नेटवर्थ में तीन चीजें हैं, ओनर्स इक्विटी है 8,000 की, ग्रांट है 0, और आपके रिटेन अर्निंग्स है 37,100। तो ये सब जोड़ के, तीनों चीजें जोड़ के आपका टोटल नेटवर्थ हुआ 45,100। और आप अगर टोटल एसेट्स से टोटल लाइबिलिटीज घटा देंगे तो ये नंबर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट भी कंस्ट्रक्ट हो गया, या बैलेंस शीट भी बन गया मंथ बुक की लेन देन को लेके। तो इस तरह से
हमने देखा कि मंथ बुक को लेके हम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं।